अध्याय 6। अंकल एंड्रयू की ऐसी की तैसी। छोड़ो, जाने दो। पॉली चिल्लाई। मैंने तो तुम्हें नहीं पकड़ा हुआ है, छू भी नहीं रहा। डिगोरी बोला। उसके सिर तालाब से बाहर आ गए। एक बार फिर दुनियाओं के बीच के जंगल की धूप भरी सुनहरी शांति उनके चारों ओर थी। मैं सोचता हूँ कि यदि उन्हें मौका दिया जाता तो वे फिर से भूल जाते कि वे कौन थे और कहाँ से आए थे, और वे लेट जाते और आधे सोए और आधे जागते हुए उगते हुए पेड़ों की आवाज सुनते रहते। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। रानी या जादूगरनी, जो भी कहना चाहो, वह उनके साथ आई थी। पॉली के बालों को कसकर पकड़े हुए, तो इसलिए पॉली छोड़ दो और जाने दो चिल्ला रही थी। तो इससे अंगूठियों के बारे में एक और बात साबित हुई, जो अंकल एंड्रयू ने डिगोरी को नहीं बताई थी, क्योंकि वे खुद उसे नहीं जानते थे। एक दुनिया से दूसरी दुनिया में छलांग लगाने के लिए उन अंगूठियों को पहनना होना जरूरी नहीं था। यह भी काफी था यदि तुम एक ऐसे व्यक्ति को पकड़े हो जो अंगूठी पहने हो। इस तरह से यह अंगूठी चुंबक की तरह काम करती थी। सभी जानते हैं कि चुंबक से पिन को उठाओ तो कोई भी और पिन जो पहले पिन को छू रही हो साथ में खींची चली आएगी। इस जंगल में देखने पर रानी जेडिस अलग लग रही थी। वह पहले से कई ज्यादा फीकी और उदास लग रही थी। इतनी फीकी कि उसकी सुंदरता रह ही नहीं गई थी, और वह झुकी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जैसे उस जगह की हवा उसका दम घोट रही हो। दोनों ही बच्चों को अब उससे जरा भी डर नहीं लग रहा था। छोड़ो, मेरे बाल छोड़ो। पॉली चिल्लाई। ऐसा क्यों कर रही हो? इसके बाल छोड़ो, अभी इसी वक्त। डिगोरी भी बोला। उन्होंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। कुछ ही पलों में उन्होंने पॉली को उससे छुड़ा लिया। जेडिस लड़खड़ा कर पीछे हट गई। जल्दी डिगोरी, अंगूठियां बदलो और घर वाले तालाब में छलांग लगा दो। पॉली बोली। ठहरो, ठहरो, मुझे पर दया करो। जादूगरनी कमजोर आवाज में चिल्लाई। वह उनके पीछे पीछे लड़खड़ाती हुई आ रही थी। मुझे अपने साथ ले चलो। तुम मुझे इस भयानक जगह पर अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं यहाँ मर रही हूँ। यह राजनीति है। पॉली ने अपना बदला लिया, जैसे जब तुमने अपनी दुनिया में उन सभी लोगों को मार दिया था। डेगोरी, जल्दी करो। उन्होंने अपनी हरी अंगूठियां पहन दी थी, लेकिन डेगोरी ने कहा, धत तेरे की, अब क्या करें? उसको रानी पर दया आ रही थी। अरे गधे मत बनो, पॉली बोली। शर्ट लगा लो, यह सिर्फ नाटक कर रही है। अब आओ भी। और दोनों बच्चे अपने घर वाले तालाब में कूद गए। शुक्र है कि हमने निशानी लगा दी थी, पॉली ने सोचा। लेकिन जैसे वे तालाब में कूदे, डिगोरी ने महसूस किया कि एक बड़ी ही ठंडी उंगली और अंगूठे ने उसके कान को पकड़ लिया था। और जैसे ही वे तालाब के नीचे गहराई में पहुंचे और हमारी दुनिया की धुंधली धुंधली आकृतियां दिखने लगी, उस उंगली और अंगूठी की पकड़ और ज्यादा ताकतवर होती चली गई। जाहिर है जादूगरनी अपनी ताकत वापस पा रही थी। डेगोरी ने काफी हाथापाई की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एक ही पल में उन सब ने अपने आप को अंकल एंड्रयू की स्टडी में पाया, और सामने अंकल एंड्रयू खुद खड़े थे, उस शानदार चीज को देखते हुए जिसे डेगोरी इस दुनिया के पार से लाया था। और घूरे क्यों नहीं, डेगोरी और पॉली भी भौचक्के के खड़े घूर रहे थे, क्योंकि जादूगरनी महारानी उनके सामने खड़ी थी। और अब जब जादूगरनी को हमारी दुनिया में देखा, जहां चारों तरफ हमारी रोजाना की चीजें थी, तो उसे देखने से ही सांस रुक जाती थी। चांद में ही वह काफी भयानक थी, लेकिन लंदन में तो वह प्राण ले लेने वाली लग रही थी। वह विशालकाय दिख रही थी। अब जब डेगुरी ने उसे देखा तो उसके मन में जो शब्द आए वह यह थे कि यह तो इंसान नहीं है। शायद वह सही था, क्योंकि कहते हैं कि चांद के शाही घराने में दैत्य और दानवों का खून भी शामिल था, लेकिन उसकी खूबसूरती की तुलना में उसकी लंबाई कुछ भी नहीं थी। अंकल एंड्रयू तो बार बार उसके सामने झुक रहे थे, हाथ मल रहे थे और बेहद डरे हुए थे। जादूगरनी के सामने तो वह एक टिंगू सी मछली लग रहे थे। और फिर, जैसा कि पॉली ने कहा, अंकल एंड्रयू और जादूगरनी के चेहरों में कुछ ऐसा एक जैसा था। उनके चेहरों के भावों में एक तरह की समानता थी, जो सारे दुष्ट जादूगरों में होती है। वह निशानी, जैसा जेडिस ने कहा था, कि उसे डेगोरी के चेहरे में नहीं मिली। दोनों को साथ देखने में एक अच्छी बात थी कि अब दोबारा अंकल एंड्रयू से डरने की जरूरत नहीं थी। जैसे कि आप किसी बड़े अजगर से मिलने के बाद
किसी कीड़े से नहीं डरते, जैसे कि एक पगलाए बैल से सामना होने के बाद आप किसी सीधी गाय से नहीं डरते। ओह, डिगोरी ने सोचा, ये और जादूगर? कहीं से भी नहीं। ये औरत सचमुच की जादूगरनी है। अंकल एंड्रयू बार बार अपने हाथ मलते रहे और आदर में झुकते रहे। वह कुछ बहुत ही विनम्र कहना चाहते थे, लेकिन उनका गला सूख गया था और वे बोल नहीं पा रहे थे। अंगूठियों के साथ उनका आविष्कार कुछ ज्यादा ही सफल हो गया था। उन्होंने चाहे बरसों जादू से छेड़छाड़ की थी, उन्होंने सभी खतरे दूसरों के ऊपर डाल दिए थे। उनके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर जेडिस बोली, ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जिससे पूरा कमरा थरथरा उठा। वह जादूगर कहाँ है जिसने मुझे इस दुनिया में बुलाया है? मैडम, अंकल एंड्रयू की सांस रुक रही थी। कितना सम्मानित हूं मैं, कितना अनुग्रहित, कितना अप्रत्याशित आनंद। यदि मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दिया जाता तो। अरे बेवकूफ, वह जादूगर कहाँ है? जेडिस बोली। मैं हूँ मैडम। उम्मीद है कि आप क्षमा करेंगी यदि इन शैतान बच्चों ने कोई अप्रत्याशित बात की हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा ऐसा कोई इरादा। तुम, रानी ने बहुत ही दहला देने वाली आवाज में कहा। फिर उसने एक कदम में ही कमरे को पार किया और अंकल एंड्रयू के सफेद बालों का गुच्छा अपने हाथ में लिया और उसके चेहरे को सिर के पीछे से खींचा। उनका चेहरा रानी की ओर खिंच कर उठ गया। फिर जेडिस ने उनका चेहरा उसी तरीके से ध्यान से देखा जैसे कि उसने डेगोरी को देखा था चार्न के महल में। अंकल एंड्रयू बार बार घबराकर पलके झपका रहे थे और अपने होठों पर जीभ फिरा रहे थे। आखिर में उसने उन्हें छोड़ दिया, ऐसे अचानक कि वह लड़खड़ाते हुए दीवार से जा भिड़े। दिख रहे हो, जेडिस ने बहुत हिराकत भरी आवाज में कहा। तुम जादूगर तो हो एक तरह के। खड़े हो जाओ कुत्ते। यूं ना खड़े रहो जैसे कि तुम अपने बराबर वालों से बात कर रहे हो। तुम्हें जादू के बारे में कैसे मालूम? तुम तो शाही खानदान के नहीं हो, मैं देख के बता सकती हूँ। ओह ओह, शायद उस तरह से नहीं। अंकल एंड्रयू हकला रहे थे। पूरी तरह शाही खानदान से तो नहीं मैडम, पर कैटरले भी एक बहुत पुराना और इज्जतदार खानदान है। पुराने डॉर्सेटायर खानदान से हैं हम मैडम। चुप, जादूगरनी ने कहा। देख रही हूँ कि तुम क्या हो। तुम एक मामूली सड़क छाप जादूगर हो जो किताबी नियमों पर चलते हैं। तुम्हारे खून और जिगरे में कोई असली जादू नहीं है। तुम्हारे जैसों को मेरी दुनिया में 1000 साल पहले खत्म कर दिया गया था, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें अपना नौकर बनने की इजाजत देती हूँ। सेवा का मौका मिले, इससे ही मेरी खुशी है। जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अंकल एंड्रयू मिमिया कर बोले। चुप, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। अपना पहला काम सुनो। देख रही हूँ कि हम एक बहुत बड़े शहर में हैं। मेरे लिए तुरंत एक रथ या उड़ने वाले गलीचे या एक अच्छे से ड्रैगन का इंतजाम करो। फिर मुझे ऐसी जगहों पर ले जाओ जहाँ मुझे कपड़े और गहने और दांस मिले जो मेरी हैसियत के मुताबिक हो। कल मैं दुनिया की विजय की शुरुआत करूंगी। मैं अभी जाकर एक बग्गी ले आता हूँ, अंकल एंड्रयू ने कहा। रुको, जादूगरनी बोली, जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचे। धोखा देने के बारे में सपने में भी मत सोचना। मेरी आंखें दीवारों के पार और लोगों के मन में भी देख सकती हैं, और मेरी आंखें तुम पर होंगी जहां भी तुम जाओगे। हुक्म उदूली पर मैं तुम पर ऐसा टूना करूंगी कि तुम जिस चीज पर भी बैठोगे वह तुम्हें गर्म लाल सलाखें लगेंगी, और जब भी तुम किसी बिस्तर में लेटोगे तो तुम्हारे पैरों में अदृश्य बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होंगे। अंकल एंड्रयू बाहर चले गए, बिल्कुल वैसे जैसे कुत्ता अपनी पूंछ टांगों में दबाकर जाता है। बच्चों को यह डर लग रहा था कि जेडिस अब उन्हें आड़े हाथों लेगी, लेकिन उसने ना तो उनका तब जिक्र किया और ना ही बाद में। शायद उसका दिमाग उस तरह का था जो उस शांत जगह को याद ही नहीं कर सकता था, और उसे वहां जितनी भी बार ले जाते और जितनी भी देर छोड़ते वह फिर भी उसके बारे में कुछ भी ना जान पाती। अब जब वह बच्चों के साथ अकेली रह गई थी तो उसने उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं दिया, और यह भी उसके स्वभाव के मुताबिक था। चांद में उसने आखिर तक पॉली पर कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वह डिगोरी का इस्तेमाल करना चाहती थी। और अब जबकि उससे अंकल एंड्रयू मिल गए थे तो उसने डिगोरी को छोड़ दिया। शायद सभी जादूगरनियां वैसी होती हैं। वे किसी भी चीज या लोगों में तब तक दिलचस्पी नहीं लेती जब तक उन्हें उनका इस्तेमाल न करना हो। वे बहुत ही प्रैक्टिकल होती हैं। तो 1 या 2 मिनट के लिए कमरे में चुप्पी थी।
लेकिन जिस तरह से जड़े फर्श पर अपना पैर पटकती रही उससे यह पता लग रहा था कि वह अपना सब्र खो रही थी। वह कुछ देर में बोली, यह बुड्ढा बेवकूफ क्या कर रहा है? मुझे अपना कोड़ा लाना चाहिए था। और लंबे लंबे कदम भरती हुई वो अंकल एंड्रयू को ढूंढने कमरे से निकल पड़ी। ओए ओए, पॉली ने राहत की सांस ली। और अब मुझे घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है, अब मैं पिटूंगी। हाँ जाओ, पर जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाना, डिगोरी बोला। जादूगरनी को वापस भेजने का प्लान भी तो बनाना है। वह तो अब तुम्हारे अंकल पर है, पॉली बोली। वही थे जिन्होंने ये सब जादू टोने के साथ छेड़छाड़ शुरू करी। फिर भी तुम तो वापस आओगी, है ना? तुम मुझे इस मुश्किल में अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं सुरंग से घर जाऊंगी, पॉली ने बड़ी ठंडी आवाज में कहा। वही सबसे तेज रास्ता है। और यदि तुम चाहते हो कि मैं वापस आऊं तो क्या तुम्हें सॉरी नहीं बोलना चाहिए? सॉरी? डिगोरी हैरान हुआ। वाह, क्या लड़कियों वाली बात कही। मैंने क्या किया है जो सॉरी बोलूं? अरे कुछ भी तो नहीं, पॉली ने ताना मारा। फिर उस कमरे में जहां सारे मोम के पुतले थे वहां बस मेरी कलाई ही तो मोड़ दी, एक कायर आदमी की तरह। फिर हथौड़े से घंटी भी तो बजाई थी, एक बेवकूफ गधे की तरह। फिर वह जंगल में बुरा ही तो था कि हमारे कूदने से पहले वह तुम्हें पकड़ ले। बस कुछ भी तो नहीं किया तुमने। ओह, डिगोरी बोला। अच्छा जी, ठीक है, कह देता हूँ सॉरी। लो, कह दिया। और अब भलाई दिखाना और वापस आ जाना। और नहीं आई तो मैं भी भारी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है। अब तो मिस्टर कैटरले हैं जो लाल सलाखों वाली कुर्सियों पर बैठेंगे और उनके बिस्तर में बर्फ होगी, है ना? ऐसी बात नहीं है, डेवरी बोला। मुझे तो माँ की फिक्र है। मान लो जादूगरनी उनके कमरे में चली गई तो वह तो उसे धर कर ही मार देंगी। ओह, ये तो है, पॉली ने नर्म आवाज में कहा। ठीक है, तो मैं मान जाती हूँ। अगर आ सकी तो आ जाऊंगी, लेकिन अब मुझे जाना होगा। फौजी छोटे दरवाजे से सुरंग में रेंग कर चली गई। बिल्लियों की बीच की जगह जो कुछ घंटे पहले इतनी रोमांचक लग रही थी अब काफी साधारण और घरेलू सी लग रही थी। तो अंकल एंड्रयू के पास चलते हैं। उनका बूढ़ा और बेचारा दिल धक धक कर रहा था। वे छत की सीढ़ियां उतर रहे थे और बार बार अपने रुमाल से अपना माथा पोंछ रहे थे। जब वे अपने सोने के कमरे में पहुंचे, जो कि निचले मंजिल पर था, उन्होंने अंदर से ताला लगा दिया और अपनी अलमारी में जो पहली चीज टटोली वह थी उनकी बोतल और गिलास, जो वे वहां इसलिए छुपा कर रखते थे कि आंट लैटी उसे ढूंढ ना पाए। उन्होंने अपने गिलास में ड्रिंक डाली और एक ही सांस में गटक गए। भगवान कसम, वे खुद से बोले, मैं तो हिल गया हूँ। यह सब कितना भयानक है, मेरी उम्र में ऐसा होना। वे एक और गिलास पी गए और फिर उन्होंने अपने कपड़े बदलने शुरू किए। तुमने कभी ऐसे कपड़े नहीं देखे होंगे, लेकिन मुझे तो याद है। उन्होंने एक काफी ऊंचा, चमकता और सख्त कॉलर डाला जिससे थोड़ी हमेशा थोड़ी ऊंची रहे, और फिर एक सफेद कोट पहना जिस पर नमूने बने हुए थे, और अपनी सोने की घड़ी सामने की जेब में लगा ली। फिर उसके ऊपर अपना सबसे बेहतरीन फ्रॉक कोट डाला जो वे शादियों और मातम पर पहनते थे। अपना सबसे बढ़िया लंबा वाला हैट निकाला, उसे पॉलिश किया। उनके ड्रेसिंग टेबल पर एक फूलदान था जो आंट लेटी रखा करती थी। उसमें से उन्होंने एक फूल निकाला और अपने कोट के कॉलर में लगा लिया। फिर एक साफ रुमाल लिया और उस पर कुछ बूंद इत्र के छिड़के। फिर अपना एक आंख का चश्मा लिया जो कि काले रिबन से लटकाया जा सकता था, उसे अपनी आंखों पर लगा लिया। और फिर उन्होंने खुद को आईने में निहारा। बच्चों की एक तरह की मूर्खता होती है, लेकिन बड़ों की भी कई बेवकूफियां होती हैं। इस पल अंकल एंड्रयू बड़ों की तरह बेवकूफी कर रहे थे। अब जबकि जादूगरनी उनके साथ एक कमरे में नहीं थी तो वे तेजी से भूलते जा रहे थे कि उसने उन्हें कैसे डरा दिया था। वे अब उसकी सुंदरता के बारे में सोच रहे थे। वे खुद से बार बार रिहर्सल कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत औरत है, जनाब, खूबसूरत मोहतरमा। अब उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने ही जादू से उसे अनजानी दुनियाओं से खींच कर बुलाया था। एंड्रयू, माय बॉय, वह खुद को आईने में निहारते हुए बोले। इस उम्र में भी तुम काफी बांके, सजीले हो, ऊंचे खानदान के, ऊंचे ओहदे के, शानदार जनाब, समझे? यह बेवकूफ बूढ़ा सच में यह मानने लगा था कि जादूगरनी को उससे प्यार हो जाएगा। दो ड्रिंकों का भी शायद कुछ असर था, और उनके बढ़िया कपड़ों का भी। उन्होंने दरवाजा खोला, नीचे गए
अपनी नौकरानी को घोड़ा गाड़ी लेने के लिए भेजा और ड्राइंग रूम में झांका। आंट लेटी सोफा ठीक कर रही थी। ओ लेटिशा माय डियर, अंकल एंड्रयू बोले, मुझे बाहर जाना है। मुझे कुछ 5 पाउंड के करीब दे दो। नहीं एंड्रयू डियर, आंट लेटी ने अपने सख्त और शांत आवाज में कहा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें उधार हरगिज नहीं दूंगी। प्यारी लड़की, अब यूं ना परेशान करो, अंकल एंड्रयू बोले, बहुत जरूरी है। एंड्रयू, आंट लेटी ने उन्हें सीधे घूरते हुए कहा, मुझे तो ये हैरानी है कि तुम मुझसे पैसे मांग कैसे सकते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती। इन शब्दों के पीछे एक लंबी और बेकार कहानी है, जैसे बड़ों की हुआ करती है। तुम तो बस इतना जान लो कि अंकल एंड्रयू आंट लेटी का बिजनेस संभालते संभालते और कोई काम ना करते हुए और अपनी ब्रांडी और सिगारों के ऊपर बड़े बड़े खर्च करते आंट लेटी को पहले से भी कई ज्यादा गरीब बना गए थे। प्यारी लेटी, तुम समझ नहीं रही हो। आज मुझ पर अचानक कुछ खर्च आन पड़े हैं। मुझे किसी की अच्छी खातिरदारी करनी है। दे भी दो, अब बोर ना करो। और तुम किसकी खातिरदारी करने जा रहे हो एंड्रयू? आंट लेटी ने पूछा। एक बहुत ऊंचे घराने की मेहमान अभी आ पहुंची है। ऊंचा घराना? कितना ऊंचा घराना? आंट लेटी बोली। पिछले 1 घंटे से दरवाजे पर कोई घंटी नहीं बजी है। उसी पल दरवाजा धड़ाम से गिर गया। आंट लेटी ने मुड़कर देखा और बहुत चक्की रह गई। जादूगरनी वहां आ पहुंची थी।